रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी क्या है ये पहले समझ लेते हैं हम लोग। रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी सबसे पहली बात तो क्या होता है, ऐसे समझिए कि जरूरत से ज्यादा हैवी हो जाना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जरूरत से ज्यादा हैवी हो जाना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मतलब ये कि चाहे वो इंसानों का मामला हो और चाहे वो न्यूक्लियस का मामला हो। जब इंसान हैवी हो जाता है तो लद लद गिरने लगता है। बरसात का मौसम हुआ, सर का सड़ाम से नीचे, है ना? ओके, तो इंसानों के साथ भी वही समस्या है और न्यूक्लियस के साथ भी वही समस्या है। न्यूक्लियस भी जब जरूरत से ज्यादा हैवी हो जाता है तो वो भी अनस्टेबल हो जाता है। जैसे इंसानों में वजन ज्यादा हो जाता है तो इंसान अनस्टेबल हो जाते हैं। कैन शुगर हो गया, थायराइड हो गई, ठीक है, थायराइड हो गया, बीपी बढ़ गया, हार्ट अटैक आ गया, ये वो हो गया, कुछ भी, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है आपको? तो इंसान भी जो है वो अनस्टेबल हो जाता है और न्यूक्लियस भी अनस्टेबल हो जाता है। हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। मतलब आपको रियल लाइफ से, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो घुस के ना तुम देख पाओगे अभी फिलहाल, ठीक है। उसके लिए बहुत समय, अगर इंटरेस्ट जागा रहा साइंस में, रिसर्च में, तो शायद आगे काम बनेगा। अदरवाइज यहाँ बस कोरिलेशन बिठाइए दोनों चीज़ों के बीच में। तो इंसान जब ज़रूरत से ज़्यादा हैवी हो जाता है तो अनस्टेबल हो जाता है, दुनिया भर की बीमारियां लग जाती हैं। तो अपने आप को अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी तरफ लाने के लिए डॉक्टर के पास जब जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले कहता है रिड्यूस योर वेट, वजन कम करिए पहले, ठीक है। सबसे पहला कदम होता है रिड्यूस योर वेट। अब रिड्यूस करने के लिए दुनिया भर के तरीके इंसान इस्तेमाल करता है। डाइटिंग करता है, रनिंग करता है, जिम करता है, ठीक है, स्लिम सोना बेल्ट पहनता है, दुनिया भर की चीजें करता है, ठीक। क्योंकि इंसान जीवित होता है, उसके बाद दिमाग होता है, इस वजह से ये सारे काम अलग अलग तरीके के वो कर ले जाता है। लेकिन न्यूक्लियस की अगर बात करें तो न्यूक्लियस एक नॉन लिविंग चीज हो गई, ठीक है। तो प्रकृति ने हर चीज को स्टेबल करने के लिए, अगर वो चीज नॉन लिविंग है तो उसका तरीका प्रकृति ने ही दे रखा है, नेचर ने ही दे रखा है, ठीक है। तो नेचर में क्या होता है कि जब कोई न्यूक्लियस जरूरत से ज्यादा हैवी हो जाता है, ठीक है, तो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है। सवाल ये उठता है कि हमको कैसे पता लगेगा कि न्यूक्लियस अनस्टेबल है, ठीक है। तो एक छोटा सा रफ एक एस्टिमेट है कि अगर किसी भी न्यूक्लियस का एटॉमिक मास नंबर 180 से ज्यादा हो जाए, 180 से ज्यादा हो जाए या तकरीबन 200 से ज्यादा हो जाए, तो वो एटम जो हो जाता है वो हैवी हो जाता है। उस कंडीशन में हम कहते हैं कि उस एटम का न्यूक्लियस, एटम नहीं न्यूक्लियस, क्या हो गया है? हैवी हो गया है। हैवी हो गया है तो क्या हो गया है? अनस्टेबल हो गया है, ठीक है। तो अनस्टेबल हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा? अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। दुनिया में हर चीज स्टेबल होना चाहती है। आप पढ़ लिख के स्टेबल होना चाहते हैं, हम पढ़ा लिखा के स्टेबल होना चाहते हैं, है ना? सारी बातें एक जैसी हैं, ठीक है। तो दुनिया में हर चीज एक स्टेबिलिटी चाहती है, ठीक है। तो न्यूक्लियस जब हैवी हो जाता है तो न्यूक्लियस के अंदर से कुछ पार्टिकल्स, सपोज ये N फॉर न्यूक्लियस है, ठीक है, कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं और कुछ एनर्जी निकलती है। बात समझ रहे हैं? ये क्या है? एक हैवी न्यूक्लियस, आएगा समझ में? ये एक हैवी न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसका एटॉमिक मास नंबर ज्यादा है किससे? 180 से। ऐसी स्थिति में ये हैवी हो जाएगा और हैवी हो जाने की स्थिति में क्या करता है? ये अपने अंदर से कुछ पार्टिकल्स बाहर निकालता है और कुछ एनर्जी बाहर निकालता है, ठीक है। तो पार्टिकल और एनर्जी निकालने से अल्टीमेटली उसका क्या कम हो जाता है? मास। एनर्जी भी कम निकलती है किसी चीज से जब उसका मास खर्चा होता है। हमारे आइंस्टीन अंकल जो थे उन्होंने बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला था डेल्टा E बराबर mc²। यानी अगर किसी चीज में एनर्जी आई है, एनर्जी डेवलप हुई है, तो 100% उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? मास। दिस इज कॉल्ड मास एनर्जी इक्विवेलेंस, है ना। तो कुछ जो मास, भाई अल्टीमेटली दुख का कारण क्या है? ज्यादा मास, ठीक है।
तो ज्यादा मास निकालने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहला या तो पार्टिकल ही निकालो, तो पार्टिकल में खुद ही मास होता है, तो पार्टिकल जब निकलेगा तो इसका मास कम हो रहा है। और या तो एनर्जी निकल जाए, तो एनर्जी भी कैसे निकली होगी, जब उसका कुछ मास किसमें कन्वर्ट हो गया होगा, एनर्जी में। नहीं समझ में आई बात, ठीक है। तो व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, बात समझ में आया। हम आपको वाकई केवल साइंस में लेके आते हैं, कोरिलेशन खत्म करते हैं। जब कोई न्यूक्लियस, किसी एटम का न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक मास नंबर 180 से ज्यादा हो गया हो, तो ऐसा न्यूक्लियस हैवी हो जाता है। ऐसी स्थिति में हैवी न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, और अनस्टेबल को स्टेबल बनाने के लिए वो अपने मन से स्पॉन्टेनियस एमिशन करता है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या हुआ है, दिस इज अ स्पॉन्टेनियस एमिशन। क्या हुआ है, स्पॉन्टेनियस एमिशन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। किसका, ये है अल्फा, ये ट्रक है, ट्रक, ठीक है। कभी देखो दूर जाके मुड़ेंगे, याद कराने का तरीका है। ट्रक जो होता है ज्यादा घूम के मुड़ता है, ठीक है। ये है बीटा, ये है साइकिल, छोटा हाथी मान लो, कम जगह में घूम जाएगा, ठीक। और ये कौन है, ट्रेन। ट्रेन मान लो, ठीक है, सीधी चलती चली जा रही है, ठीक है। ट्रेन मत मानो, ट्रेन गड़बड़ हो जाएगी एग्जाम्पल। इसको सिंपल आप लाइट मानिए, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक। चलिए, करिए, केवल रिजेम्बलेंस मात्र है, बाकी जो एक्चुअल है वो कौन क्या है वो बताते हैं। तो ये स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है किसका, ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज। गामा पार्टिकल नहीं होता, तो ये पार्टिकल्स हैं और ये एनर्जी है। अल्फा और बीटा से क्या निकलने से क्या हो गया, अल्फा और बीटा एमिशन से डायरेक्टली क्या होता है, मास कम हो जाता है, ठीक है। और गामा का मतलब क्या है, वो जो मास खर्चा हुआ है, जो कम हुआ है, वो एनर्जी में कन्वर्ट होके बाहर निकला है। अल्फा बीटा मतलब मास डायरेक्टली बाहर चला गया, और गामा मतलब जो मास है वो पहले एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, फिर वो बाहर निकल गया। बात समझ में आया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट मास रिडक्शन। तो इसमें क्या होता है, मास रिड्यूस्ड is converted into energy and then gets ejected। पल्ले पड़ गई बात, ठीक है। समझ गए फिर आप क्या है क्लियर, रेडियो एक्टिविटी क्या है। तो जब कभी भी कोई किसी भी एटम का न्यूक्लियस हैवी हो जाता है, यानी जिसका एटॉमिक मास नंबर 180 से ज़्यादा हो जाता है, तो हैवी हो जाता है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा मास आने पर वो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होने की वजह से प्राकृतिक रूप से, नेचुरल तरीके से अपने मन से ये हैवी न्यूक्लियस अपने अंदर से कुछ पार्टिकल्स और कुछ एनर्जी को बाहर निकालने लगता है। अल्टीमेटली पार्टिकल्स और एनर्जी निकलने से उसका क्या घटता है, मास। और जब मास घटेगा तो ऑब्वियसली थोड़ी देर बाद, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, मास कम ही हो जाएगा। आई बात समझ में। और जब मास विद इन द रेंज आ जाएगा, 180 से कम हो जाएगा, उस वक्त वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तब तक वो क्या करता रहेगा, तब तक वो स्पॉन्टेनियस एमिशन करता रहेगा, कुछ पार्टिकल्स जिनमें है अल्फा और बीटा, और कुछ एनर्जी जो कि होती है गामा, ठीक है। आगे बात समझ में। तो रेडियो एक्टिविटी इसी फिनोमिना को, इसी प्रोसेस को कहते हैं। चलो लिखो, हेडिंग डाल दीजिए, रेडियो एक्टिविटी है भाई। जब लिखना होगा तो बताऊंगा मैं, लिखिए। द फिनोमिना ऑफ spontaneous emission, the phenomena of spontaneous emission, the phenomena of
spontaneous emission of alpha beta particles, the phenomena of spontaneous emission of alpha beta particles and gamma radiation, the spontaneous emission of alpha beta particles and gamma radiation from a heavy nucleus, the phenomena of spontaneous emission of alpha beta particles and gamma radiation from a heavy nucleus is called radioactivity, स्पॉन्टेनियस मतलब समझे यहाँ पे क्या होता है? बार बार आपने नोटिस नहीं किया, पूछा भी नहीं, ठीक है? नहीं, ये थोड़ा अंग्रेजी वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे। स्पॉन्टेनियस का यहाँ पे मतलब ये होता है कि अल्फा बीटा गामा में आप ये नहीं कह सकते कि कौन पहले निकल जाएगा। सपोज एक ही न्यूक्लियस जो है वो अल्फा भी निकाल सकता है, बीटा भी निकाल सकता है, गामा भी निकाल सकता है, बट ये बहुत जरूरी नहीं होता कि पहले अल्फा ही निकलेगा या पहले बीटा ही निकलेगा या पहले गामा निकलेगा, ठीक है? स्पेशली हम बात करें अगर अल्फा और बीटा में, तो ये थोड़ा डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि पहले क्या निकल जाएगा, इसलिए स्पॉन्टेनियस है, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, हम कह नहीं सकते। आएगा समझ में? तो इसीलिए मैंने बोला कि रेडियोएक्टिविटी क्या है? द फिनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेडिएशन फ्रॉम अ हैवी न्यूक्लियस इज कॉल्ड रेडियोएक्टिविटी, ठीक है? हेडिंग डाल दीजिए रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस, हेडिंग डालिए रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस। तो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस क्या होंगे? वो सब्सटेंस जिसमें जिनके एटम्स के न्यूक्लियस क्या हो? हैवी हो, है ना? उन्हें हम क्या कहते हैं? रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। तो लिखिए, अ सब्सटेंस इज सेड टू बी रेडियोएक्टिव, अ सब्सटेंस इज सेड टू बी radioactive, a substance is said to be radioactive if the atomic mass number of their nuclei, if the atomic mass number of their nuclei, NuClIe, plural form of nucleus, nuclei have atomic mass, एक मिनट, क्या बोला हमने? A substance is said to be radioactive if atomic mass number of their nuclei have, काट दीजिए, their nuclei is more than 180, is more than 180, 180। आई बात समझ में? ये हो गया, ठीक है ना? तो एग्जाम्पल के तौर पे रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के एग्जाम्पल लिख लीजिए, यूरेनियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम एक्सेट्रा, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? अब दोनों चीजों को जोड़ते हैं तो रेडियो एक्टिविटी इसका मतलब कहां से होती है? न्यूक्लियस से होने वाली चीज है, यानी रेडियो एक्टिविटी कैसा है? न्यूक्लियर फिनोमेना है, ठीक है? रेडियो एक्टिविटी कैसा है? न्यूक्लियर फिनोमेना है। तो स्टार बना के लिखिए, स्टार के अंदर लिखिए रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमेना, रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमेना। ठीक है? तो इसको थोड़ा याद रखिएगा, ये बना भी लीजिए और याद भी रखिएगा कि आपको हम बिल्कुल बढ़िया सा एक आइडिया दे दिए हैं बिना इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के दिखाए कि जिसने ज्यादा बड़ा कर्वेचर लिया वो पक्का अल्फा है,
क्यों? क्योंकि अल्फा हैवी होता है, बहुत ध्यान सुनना। इसीलिए मैं एग्जांपल दे रहा था किसका? ट्रक का और छोटा हाथी का। ट्रक को घूमने में, ट्रक का मास ज्यादा होता है, ट्रक हैवी होता है, उसको घूमने में ज्यादा कर्वेचर लेना पड़ता है। ठीक है, तो उसी प्रकार अल्फा और बीटा में अल्फा का हाल ट्रक जैसा है, बीटा का हाल छोटा हाथी जैसा है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो अल्फा का हाल ट्रक जैसा है, बीटा का हाल साइकिल जैसा है। क्यों? क्योंकि मतलब साइकिल का मास जो होता है ट्रक के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, वही हाल बीटा का है। अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में बीटा पार्टिकल का मास बहुत कम होता है। ठीक है, तो ट्रक को घूमने में ज्यादा कर्वेचर चाहिए होता है और साइकिल को घूमने के लिए कम कर्वेचर चाहिए होता है। ठीक है, और ये है गामा। गामा इसको मैंने रिजेंबल कराया था किससे? लाइट से। आपको अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर याद हो तो हमने बताया था गामा इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। गांव ज़ारा उल्टा उल्टा इन माय रेडियो, याद कराया था। तो जो गांव था वो गामा था। गामा क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये डिफ्लेक्ट नहीं होती। ना इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती है और ना मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती है। आई बात समझ में? तो आपको हम यहां क्लियर कर दें, अभी हमने आपको समझाया नहीं है कि ये जो, समझिए, ध्यान सुनिए, एक चीज और सुन लीजिए। ऐसा नहीं है कि अल्फा बीटा अपने मन से घूम गए। यहां पे एक्चुअली हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है। कैसे लगा रखी है? ऐसे समझिए, इजीली समझने के लिए समझिए कि वी हैव टू प्लेट्स हियर, दो प्लेट्स हैं अपने पास। ठीक है, एक प्लेट ये लगी, एक प्लेट ये लगी। इस प्लेट पे चार्ज कैसा दिया गया? नेगेटिव। तो इस प्लेट पे चार्ज कैसा दिया गया? पॉजिटिव। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल किधर घूमेगा? नेगेटिव तरफ। इससे क्या रिजेंबल होता है, ये क्या पता चलता है? अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और बीटा पार्टिकल में कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अल्फा घूम गया, बीटा घूम गया, गामा नहीं घूमा। काहे? क्योंकि गामा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको डिफ्लेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको डिफ्लेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा क्योंकि हमने पहले डायग्राम बनाया था, अल्फा इसे बना दिया, बीटा इसे बना दिया, ठीक है, अपने आप अल्फा बीटा घूम गए। नहीं, अगर हम यहाँ पे दो प्लेट ना लगाते, यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की व्यवस्था ना करते, तो पता है क्या होता? तो अल्फा और बीटा भी सीधे सीधे निकल जाते। अल्फा इधर क्यों घूमा? क्योंकि इधर निगेटिव प्लेट हमने लगा दी थी। ठीक है, निगेटिव प्लेट कैसे बनी होगी? अरे भाई, बैटरी से जोड़ दिया गया होगा। ऐसे इमेजिन कर लो कि एक प्लेट इधर लगाया, एक प्लेट इधर लगाया, इधर वाले को बैटरी के निगेटिव से जोड़ा होगा, इधर वाले को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा होगा। बात समझ में है कि नहीं है? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। भैया ये एकदम सही सवाल किया है, इसका भी हम जवाब देना चाहेंगे। यहाँ पे व्यवस्था ये है कि हमने जो रेडियो एक्टिव सैंपल रखा है वो हमने एक लेड बॉक्स के अंदर रखा है। वो हमने एक लेड बॉक्स के अंदर रखा है। ठीक है, लेड बॉक्स क्या करता है हम आपको समझा देते हैं। लेड बॉक्स का काम है, लेड बॉक्स का काम है रेडिएशन को, पीबी लेड होता है, लेड बॉक्स। लेड बॉक्स का काम होता है कि जो रेडिएशन होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, लेड बॉक्स का काम है। तो चारों तरफ, भैया ने पूछा हमसे कि सर न्यूक्लियस के चारों तरफ से अल्फा बीटा गामा निकलता होगा। ठीक है, तो हमने आपको समझाने के लिए क्या किया, हमने जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया था उसको हमने इस लेड बॉक्स के अंदर रख दिया है, ताकि चारों तरफ से जो रेडिएशन निकल रहा था हम सिर्फ उसका पिक्चर नहीं बना रहे, सिर्फ लेड बॉक्स के छेद से जितना रेडिएशन निकला उसका पिक्चर बना रहे। बात समझ में आ गई? निकलेगा चारों तरफ, एकदम सही बात है, लेकिन हमने केवल ऊपर ही क्यों शो किया? क्योंकि लेड बॉक्स के अंदर बंद था और जितना बड़ा छेद खुला हुआ है लेड बॉक्स में उतने से रेडिएशन बाहर आएगा। ठीक है, जल्दी करिए। ये हो गया किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में। भाई आपने इधर निगेटिव क्रिएट किया, इधर पॉजिटिव क्रिएट किया, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या क्रिएट हो गई? क्या क्रिएट हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई है। ठीक है, और डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है। बात समझ रहे हैं? डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड का भी अभी आपको हम बना के दिखाते हैं। इतना फिलहाल समझ में आ गया है कि नहीं है? ठीक है,
चलिए अब मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से डिफ्लेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये लेड बॉक्स है, ठीक है। ये आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, दिस इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो रेडिएशन निकलेगा। सबसे पहली बात तो ये क्या आइटम है, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो डॉट डॉट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड्स, ठीक है। कभी भी डॉट डॉट करके बना होता है तो इसका मतलब होता है ये आउटवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और ये क्रॉस क्रॉस करके बना होता है तो ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। दिमाग में बिल्कुल बसा के रखिए कि अल्फा बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है, बशर्ते उनको पैरेलल और एंटी पैरेलल ना फेंका गया। खैर वो तो आपके सिलेबस में नहीं, 10th स्टैंडर्ड की बात नहीं आता वो। फिलहाल बस इतना आप समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट अल्फा एंड बीटा, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट अल्फा एंड बीटा। अब सवाल उठता है कि यानी एक बात तो क्लियर होगी, गामा डिफ्लेक्ट नहीं होगा। चलो ठीक है, यहां से निकला ये, मतलब ये तो बिल्कुल फैक्ट हो गया कि जो सीधे जा रहा है वो कौन है, गामा है। गामा को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट नहीं करवा सकती, इतना तो तय हो गया। अब बचा अल्फा और बीटा। तो वैसे भी कोरोना का टाइम चल रहा है, सिलेबस रिड्यूस हो गया तो बहुत सारे फंडे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में थे वो हट गए, लेकिन रेडियो एक्टिविटी में यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि फिजिक्स या साइंस कुछ भी हो सब इंटर रिलेटेड होती है। बायोलॉजी फिजिक्स से, फिजिक्स केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री बायो से, सब इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूं कि अगर हम along the direction of motion of the radiation राइट हैंड की फिंगर्स को कर देंगे, और क्रॉस का मतलब किधर हुआ, इनवर्ड्स। मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा, यानी अगर along the motion of राइट हैंड की फिंगर्स कर दें रेडिएशन का, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड्स, और उंगलियां भी हम वैसे ही घुमाएं। जैसे इसमें क्या था, पार्टिकल ऐसे जा रहा है और फील्ड अंदर जा रही है। इधर क्या हो रहा है, पार्टिकल्स ऐसे जा रहे हैं और फील्ड किधर है, बाहर। ऐसे ना करना, उंगलियां टूट जाएंगी सब, लपर लपर होने लगेगा, मतलब पेपर को चेक के ना तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा हाथ घुमा लो, भगवान ने घुमाने वाला फीचर दिया है। तो ये ऐसे हो गया, अब ये बाहर घूम सकता है, ठीक है। इसमें ऐसा ना करना, नहीं हम ऐसे करेंगे तो अंदर जाओगे तो फिर पटपटाक टूट जाएंगे, दोनों हाथ से हाथ धो बैठोगे, ठीक। बात समझ में आ गया। तो क्या करना है, अलोंग द मोशन और फील्ड जिस तरफ है उस तरफ राइट हैंड की फिंगर घुमा दो। ठेंगा किधर है, इसी हाथ का, दूसरे हाथ का नहीं, ठीक है। इनके जैसे लोग हो तो उंगलियां यहाँ पैर में उठा, किधर चल रहा, ये हो गया इधर, इधर इधर किधर, ये इधर है, ये इधर है, और फील्ड किधर है, अंदर, मोशन इधर, फील्ड इधर, ठेंगा किधर, इधर। तो ये ठेंगा ही अल्फा पार्टिकल का डायरेक्शन है, ठीक है। मोशन की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को करना है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। अनपढ़ इंसान ये देखो लिखा है, उंगलियां अंदर घुमानी है, ठीक है। तो ये ऐसे किया, उंगलियां अंदर, थंब किधर आया, इधर। इस हिसाब से बात नहीं करें, ये अल्फा हो गया, ठीक। तो ऑब्वियसली अपोजिट साइड में कौन जाएगा, बीटा। बीटा को खूब ऊपर तक मत लेके जाना, बीटा जल्दी, क्योंकि ये साइकिल है। समझ में आ गया। इसमें करके देखिए, ये हो गया ऐसे, ऐसे करोगे क्या, नहीं, ऐसे ऐसे करोगे। थंब किधर आया, इधर। इसका मतलब ये वाला आइटम अल्फा, और अपोजिट दिशा में जाने वाला बीटा, ठीक है। तो हमने आपको यहाँ पे ये कौन सा केस पढ़ाया, मैग्नेटिक फील्ड वाला, कि मैग्नेटिक फील्ड में अल्फा बीटा गामा कैसे डिफ्लेक्ट होता है। पिछले वाले में क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में अल्फा बीटा गामा कैसे डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। कॉपी कर लीजिए।